नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज़ थी उत्तराखंड परीक्षा वाणी रिवीजन सीरीज़, और इस सीरीज़ का आज हमारा तीसरा भाग हम यहाँ पे कवर करेंगे। इस सीरीज़ के अंदर हम जो पूरी आपकी परीक्षा वाणी की किताब आती है उसे हम वन लाइनर फॉर्मेट में कवर करेंगे। वन लाइनर फॉर्मेट में मैंने इस पूरी किताब को यहाँ पे बनाया है जिससे आपके अच्छे से ये किताब दोबारा से कवर हो जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक इस सीरीज़ के जो प्रीवियस 2 पार्ट हैं उनको नहीं देखा, आप उन्हें प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। इसमें हम हर पार्ट के अंदर 50 क्वेश्चंस को कवर करते हैं। तो चलिए वहीं से शुरू करेंगे जहां से हमने लास्ट वीडियो में छोड़ा था। चलिए, आज का हमारा पहला प्रश्न है, प्रथम और द्वितीय सदी की कुषाणकालीन मुद्राएं कहां से मिली हैं? तो पहली और दूसरी सदी की जो कुषाणकालीन मुद्राएं हैं ये हमें मुनि की रीति और सुमाड़ी से मिली हैं। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। दूसरा प्रश्न है आज का, उत्तराखंड पर शासन करने वाली प्रथम राजनीतिक शक्ति कौन थी? तो उत्तराखंड पे शासन करने वाली पहली राजनीतिक शक्ति कुड़िंद राजवंश को माना जाता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, कुड़िंद शुरुआत में किसके अधीन थे ये भी पूछा जा सकता है। तो कुड़िंद शुरुआत में मौर्यों के अधीन थे। हमें कहां से पता चलता है? तो जो कालसी अभिलेख है अशोक का, वहां से हमें पता चलता है कि कुड़िंद शुरुआत में मौर्यों के अधीन थे। ये पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, कुड़िंद वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? यह क्वेश्चन पेपर में पूछा जा चुका है। कुड़िंद वंश का सबसे शक्तिशाली राजा अमोघ भूति था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अमोघ भूति की हमें 2 प्रकार की मुद्राएं मिली हैं, रजत प्रकार की भी और ताम्र की मुद्राएं भी इसकी हमें मिली हैं। तो सबसे शक्तिशाली राजा कुड़िंद वंश का अमोघ भूति था, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, अमोघ भूति की मृत्यु के बाद किसने कुड़िंदों के मैदानी भागों में अधिकार कर लिया था? देखिए, जब अमोघ भूति की मृत्यु होती है उसके बाद कुड़िंदों का जो मैदानी इलाका था उसके ऊपर अधिकार कर लिया था शकों ने। ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। देखिए, पहाड़ी इलाकों में अभी भी कुड़िंद शासन कर रहे थे, लेकिन जो मैदानी इलाका था वहां पे शकों ने अधिकार कर लिया था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, शकों के बाद राज्य के तराई वाले भाग पर किसने अधिकार किया था? तो जो मैदानी इलाके हैं यानी कि जो तराई वाले इलाके हैं, शकों के बाद कौन आए थे? तो उसके बाद आए थे कुषाण। ये आपको याद रखना है। ठीक है, और कुषाणों के अवशेष, कुषाणकालीन अवशेष, अभी हमने ऊपर भी देखा कि कुषाणकालीन मुद्राएं हमें मुनि की रेती से मिली हैं, सुमाड़ी से मिली हैं। इसके अलावा इनके जो अवशेष मिले हैं वो हमें वीरभद्र यानी कि ऋषिकेश से भी मिले हैं। ठीक है, कोटद्वार के निकट जो मोर ध्वज है वहां से मिले हैं, और गौविशाण जिसे हम काशीपुर कहते हैं वहां से भी हमें कुषाणकालीन अवशेष मिले हैं। नेक्स्ट है, कुषाणों को कुचलने में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी? देखिए, कुषाण शासकों को या कुषाण वंश को कुचलने में राज्य के अंदर महत्वपूर्ण भूमिका योधेय शासकों के द्वारा निभाई गई थी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। कुषाणों को कुचलने में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई? योधेय शासकों ने। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है हमारा, बाड़वाला यज्ञ वेदिका का निर्माण किसने कराया था? बाड़वाला यज्ञ वेदिका, इसका निर्माण राजा सील वर्मन के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, किस राजवंश ने नागों की सत्ता समाप्त कर उत्तराखंड पर अधिकार किया था? तो देखिए, उत्तराखंड से नागों की सत्ता को किसके द्वारा समाप्त किया गया? सही आंसर होगा मौखरी राजवंश के द्वारा। 6ठी शताब्दी के अंत में जब मौखरी राजवंश ने नागों की सत्ता को यहां से खत्म किया और उत्तराखंड पे अपना अधिकार कर लिया था। ठीक है, लेकिन उसके बाद जो मौखरी वंश का अंतिम शासक था ग्रहवर्मा, इसकी हत्या हो जाती है और उत्तराखंड का जो पूरा क्षेत्र था वो किसके अधीन चला जाता है? तो वो चला जाता है हर्षवर्धन के अधीन। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट है, हर्षवर्धन के शासनकाल में उत्तराखंड भ्रमण पर आने वाले लोगों का वर्णन किसमें मिलता है? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में उत्तराखंड आने वाले लोगों का वर्णन हमें हर्षचरित में मिलता है। इसकी रचयिता बाण भट्ट है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, हर्षचरित्र किसकी रचना है? बाण भट्ट की है। और यहाँ से हमें उन लोगों के बारे में जानकारी मिलती है जो हर्षवर्धन के शासनकाल में उत्तराखंड आए थे। ठीक है। नेक्स्ट है, कनिंघम के अनुसार आधुनिक गढ़वाल और कुमाऊं वाले संपूर्ण भूभाग को क्या कहा जाता था? तो कनिंघम के अनुसार जो आधुनिक गढ़वाल और कुमाऊं का पूरा क्षेत्र है, यानी कि वर्तमान जो पूरा उत्तराखंड है, इसे प्राचीन काल में ब्रह्मपुर कहा जाता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, उत्तराखंड का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश किसे माना जाता है? तो उत्तराखंड का पहला ऐतिहासिक राजवंश कार्तिकेयपुर राजवंश, या जिसे कत्यूरी राजवंश भी कहा जाता है। तो पहला ऐतिहासिक पूछेगा तो कार्तिकेयपुर, पहला राजनीतिक पूछेगा तो कुड़िंद राजवंश। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा, कार्तिकेयपुर राजवंश का संस्थापक कौन था? देखिए, कार्तिकेयपुर राजवंश का संस्थापक पूछे या कत्यूरी वंश का संस्थापक पूछे, सही आंसर है बसंत देव। जो उत्तराखंड में कार्तिकेयपुर राजवंश स्थापित हुआ, इसका संस्थापक बसंत देव था। इस वंश की शुरुआती राजधानी अगर हम बात करें तो यहाँ शुरुआती राजधानी इनकी जोशीमठ में थी और बाद में राजधानी परिवर्तित होकर कहाँ चली जाती है? बागेश्वर की बैजनाथ में चली जाती है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, कश्मीरी राजा ललित आदित्य मुक्तापीड द्वारा गढ़वाल जीतने का उल्लेख किसमें मिलता है? तो जो कश्मीर का शासक था ललित आदित्य मुक्तापीड, इसने गढ़वाल पर आक्रमण किया, गढ़वाल को इसने जीता। और ये जानकारी हमें रासतारंगिनी, जो कि किसकी रचना है? रासतारंगिनी कल्हण की रचना है। कश्मीर का इतिहास हमें इस किताब से पता चलता है और इसी किताब से हमें यह पता चलता है कि कश्मीर का एक राजा ललित आदित्य मुक्तापीड, इसने गढ़वाल को भी जीता था। तो ये इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जा चुका है। देखिए, इस सीरीज में आपकी पूरी परीक्षा वाणी वन लाइनर के रूप में कवर होगी। तो आपको परीक्षा वाणी से जो जो क्वेश्चन बन सकते हैं या जो बन चुके हैं वो सभी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो काफी हेल्पफुल आपके लिए ये सीरीज रहेगी। चलिए नेक्स्ट है हमारा, बंगाल के पाल शासक धर्मपाल द्वारा गढ़वाल पर आक्रमण करने का उल्लेख किसमें मिलता है? देखिए, जब ललित आदित्य मुक्तापीड ने आक्रमण किया वो जानकारी हमें रासतारंगिनी से मिल जाती है। ठीक है, उसी प्रकार जो पाल वंश का शासक था धर्मपाल, इसने भी गढ़वाल पे आक्रमण किया, ये जानकारी हमें नालंदा अभिलेख से मिलती है। तो ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है हमारा, जागेश्वर में विमानों का निर्माण किसने करवाया था? तो जागेश्वर में विमानों का निर्माण निंबर देव के द्वारा ही करवाया गया था। और यह जो निंबर था, निंबर वंश का संस्थापक था, यह किस धर्म को मानता था? तो यह शैव धर्म को मानता था। ठीक है, शैव था ये एक। चलिए नेक्स्ट है, समस्त उत्तराखंड को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किस शासक ने किया था? तो पूरे उत्तराखंड को एक सूत्र में बांधने का प्रयास ईष्टगण देव के द्वारा किया गया था। ईष्टगण देव यह निंबर देव का पुत्र था। तो यह आपको ध्यान रखना है। और पहला शासक जिसने पूरे उत्तराखंड को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया था, और यह क्वेश्चन भी पेपर में पूछा जा चुका है। चलिए नेक्स्ट है, जागेश्वर में नवदुर्गा, महिषमर्दिनी, लकुलीश और नटराज के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो जागेश्वर में इन मंदिरों का निर्माण ईष्टगण देव के द्वारा ही करवाया गया था। ठीक है, किस ताम्रपत्र में ललित सूरदेव को बारह अवतार के समान बताया गया है? तो दो क्वेश्चन आपके यहां से बनते हैं। पहला, किस कत्यूरी राजा को बारह अवतार के समान बताया गया है? वो है ललित सूरदेव। कत्यूरी वंश का सबसे प्रतापी राजा ललित सूरदेव है। ठीक है, और किस ताम्रपत्र में बताया गया है? पांडुकेश्वर ताम्रपत्र। यह ताम्रपत्र ललित सूरदेव का ही ताम्रपत्र है। ठीक है, और इसी में इसे वराह अवतार के समान बताया गया है। ललित सूरदेव कौन है? तो ये आपका जो इष्टगण था, इष्टगण देव का बेटा है। ठीक है, किस शासक ने बौद्ध धर्म का विरोध किया था? तो वह कार्तिकेयपुर या कत्यूरी शासक जिसने बौद्ध धर्म का विरोध किया था वो था भूदेव। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है और यहां से भी आपका प्रश्न पेपर में बनता है।
सलोणआदित्य वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? देखिए, सलोणआदित्य वंश की स्थापना इच्छर देव के द्वारा की गई थी। ठीक है। इतिहासकार लक्ष्मीदत्त जोशी के अनुसार कार्तिकेयपुर राजा मूलतः कहाँ के थे? देखिए, जो इतिहासकार हैं लक्ष्मीदत्त जोशी, इनके अनुसार कार्तिकेयपुर राजा मूलतः अयोध्या के थे। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। कार्तिकेयपुर राजाओं का आदि पुरुष किसे कहा जाता है? यानी कि जो कार्तिकेयपुर राजा हैं इनके आदि पुरुष कौन माने जाते हैं? तो राजा शालिवाहन इनके आदि पुरुष माने जाते हैं। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, बद्रीदत्त पांडे कार्तिकेयपुरी राजाओं को मानते हैं। तो बद्रीदत्त पांडे जो हैं कार्तिकेयपुर राजाओं को सूर्यवंशी मानते हैं और कहते हैं कि यह जो राजा होते थे ये गिरिराज चक्र चूड़ामणि की उपाधि धारण करते थे। और ये क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है कि किस वंश के राजा गिरिराज चक्र चूड़ामणि की उपाधि धारण करते थे? तो आप बताएंगे कत्तूरी राजा या कार्तिकेयपुर राजा। ठीक है। कार्तिकेयपुरी राजाओं की राजभाषा क्या थी? जो कार्तिकेयपुर राजा थे इनकी राजभाषा संस्कृत थी और इनकी लोक भाषा पाली थी। दोनों में आपको यहां पे ध्यान रखना है। अगर कत्तूरी राजाओं की राजभाषा पूछेगा तो वो संस्कृत है, यानी कि दरबार में जो भी काम होगा वो संस्कृत में होगा, लेकिन लोक भाषा यानी कि आम भाषा जो वहां की थी वो पाली थी। ठीक है। नेक्स्ट है, किस राजवंश के शासन काल में आदि गुरु शंकराचार्य का उत्तराखंड आगमन हुआ था? तो देखिए, आदि गुरु शंकराचार्य कार्तिकेयपुर राजवंश के ही शासन काल में उत्तराखंड में आए थे। उसके बाद इन्होंने यहाँ से जो बौद्ध धर्म का प्रभाव था उसको यहाँ से इन्होंने खत्म करने की कोशिश करी और हिंदू धर्म को पुनः स्थापित इन्होंने यहाँ पे किया। ठीक है। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिरों का इन्होंने जीर्णोद्धार करवाया और 820 ईस्वी में केदारनाथ में अपने प्राण इन्होंने त्याग दिए। तो पूछा जाता है किस वर्ष इन्होंने अपने प्राण त्यागे? 820 ईस्वी में इन्होंने केदारनाथ में अपने प्राण त्यागे। वहीं पर इनकी समाधि भी स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, चंद का संस्थापक कौन था? देखिए, चंद वंश का संस्थापक था सोमचंद और इसकी राजधानी चंपावत में थी। इसने अपनी राजधानी को कहां बनवाया था? चंपावत में बनाया था। देखिए, शुरुआत में जो पूरा कुमाऊं का इलाका है वो चंपावत को ही माना जाता था। ठीक है। यानी कि शुरुआत में केवल चंपावत ही था, बाद में धीरे धीरे चीजें इसके साथ जुड़ती गई थी। तो ये आपको ध्यान रखना है, चंद वंश का संस्थापक सोमचंद था। और एक और चीज देखिए, यहाँ पे हम पूरी बुक के वन लाइनर को कवर कर रहे हैं। तो अगर आप चंद वंश के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं, सभी राजाओं के बारे में, तो आप जो हमारी चंद्रवंश वाली वीडियो है, एक मास्टर वीडियो ऑलरेडी बनी है, तो आप सभी राजाओं के बारे में डिटेल में चंद्रवंश वहां से पढ़ सकते हैं। यहाँ पे हम वन लाइनर के रूप में कवर कर रहे हैं पूरी किताब को, तो यहाँ पे हम केवल बुक के नोट्स को ही कवर करेंगे। चलिए, नेक्स्ट है, किस चंद राजा ने कुमाऊं में रेशम वस्त्र के उत्पादन का कार्य शुरू कराया था? तो देखिए, कुमाऊं में रेशम उत्पादन किसके द्वारा शुरू करवाया गया था? इंद्रचंद के द्वारा। और ये क्वेश्चन भी पेपर में पूछा जा चुका है। देखिए, इंद्रचंद ने जो था, ये इंद्रचंद था, इसने कुमाऊं में रेशम के कारखाने लगवाए थे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह चौथा चंद राजा था और कुमाऊं में रेशम के कारखाने लगवाने वाला ये पहला चंद राजा था। ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। रेशम को लेकर के एक और प्रश्न आपको पूछा जा सकता है कि जो रेशम के कारीगर होते थे, जो काम करने वाले होते थे रेशम की खेती में, उनको क्या कहा जाता था? तो उनके लिए यहाँ पे पटुआ शब्द का इस्तेमाल होता था। ठीक है। और एक प्रथा थी पटरंग वाली प्रथा। तो ये दोनों शब्द आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है, पहला चंद शासक कौन था जिसने नेपाल पर विजय प्राप्त करी थी? देखिए, नेपाल पर विजय प्राप्त करने वाला और नेपाल पर आक्रमण करने वाला पहला चंद शासक था भारती चंद। भारती चंद को पहला स्वतंत्र शासक भी माना जाता है चंद वंश का। तो अगर आपको पूछा जाए चंद वंश का पहला स्वतंत्र शासक कौन था, तो वो था भारती चंद। ये पहला चंद राजा जिसने नेपाल पर आक्रमण किया और वहां पर विजय प्राप्त करी थी। ठीक है। देखिए, भारती चंद ने सभी जातियों की एक सेना का निर्माण कराया। प्रश्न बन सकता है, सभी जातियों को लेकर एक सेना किसने गठित करी? भारती चंद ने। फिर इसने नेपाल पर आक्रमण किया, 12 वर्षीय युद्ध इसने लड़ा।
ठीक है, 12 वर्षीय युद्ध किसने लड़ा? भारती चंद ने। उस युद्ध को ये जीता और पहला स्वतंत्र शासक ये बना। ठीक है, चलिए, दिल्ली के सुल्तान के दरबार में जाने वाला पहला चंद शासक कौन था? देखिए, पहला चंद शासक जो दिल्ली के सुल्तान के दरबार में गया, ठीक है, दिल्ली सल्तनत में गया, जो पहला दिल्ली कुमाऊं का चंद राजा, वो कौन था? ज्ञानचंद। ठीक है, ज्ञानचंद प्रथम पहला चंद राजा था जो दिल्ली गया। उस समय दिल्ली का सुल्तान फिरोज शाह तुगलक था। ये उसके दरबार में गया और फिरोज शाह तुगलक ने इसे गरुड़ की उपाधि दी, इसीलिए हम इसे गरुड़ ज्ञानचंद के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है हमारा, अकबर के समकालीन चंद राजा कौन था? देखिए, अकबर के समकालीन चंद राजा था रुद्रचंद। ये आपको ध्यान रखना है। आप जानते हैं रुद्रचंद और अकबर की मुलाकात भी होती है, लाहौर में इन दोनों की मुलाकात होती है। ठीक है, तो अकबर के समकालीन चंद राजा रुद्रचंद था। और देखिए फ्रेंड, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन करने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है क्योंकि जुकाम है, मैंने आपको पहले भी कहा था, तो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज आपको करना होगा कुछ दिन का। उसके बाद फिर से हम उसी तरीके से एक्सप्लेनेशन, मैं जानता हूं थोड़ी सी दिक्कत एक्सप्लेन करने में आ रही है, शब्दों को बोलने में या उनको समझाने में, तो कुछ दिन की बात है, उसके बाद फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। चलिए, तो अकबर के समकालीन आप जानते हैं रुद्रचंद था। लाहौर में इसकी भेंट होती है अकबर के साथ 1588 में। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट है, अल्मोड़ा स्थित मल्ला महल का निर्माण किसने कराया था? तो देखिए, मल्ला महल, इसका निर्माण रुद्रचंद के द्वारा ही करवाया गया था और यह आपके अल्मोड़ा में स्थित है। नियोवावली और बिष्टावली नामक कचहरियां किसके शासन काल में खोली गई थी? देखिए, नियोवावली और बिष्टावली ये दोनों कचहरियां लक्ष्मी चंद के शासन काल में खोली गई थी। ठीक है, शासनकाल किसका चल रहा है? लक्ष्मी चंद का। एक और चीज आपको ध्यान रखनी है, अगर पूछा जाए किसके द्वारा खोली गई, तो यह उस समय जो लक्ष्मी चंद का बड़ा भाई था शक्ति गुसाई, ठीक है, शक्ति गुसाई, जिसे हम कुमाऊं का धृतराष्ट्र भी कहते हैं, क्योंकि शक्ति गुसाई जन्म से ही नेत्रहीन था। लेकिन जो उस समय वास्तविक अगर हम बात करें शासन चलाने की, तो वास्तविक शासन भले ही लक्ष्मी चंद का था, लेकिन वास्तविक रूप से शासन शक्ति गुसाई के द्वारा चलाया जाता था। तो उसी के द्वारा ये कचहरियां खोली गई, उसी के द्वारा अनेक प्रकार के करों को लगाया गया, कर सृजित किए गए। ये सारे काम किसने किए थे? शक्ति गुसाई ने। लेकिन शासन किसका है? नाम अगर राजा का पूछा जाएगा तो लक्ष्मी चंद का नाम पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए, किस चंद राजा को शाहजहां ने बहादुर और जमींदार की उपाधि दी थी? तो शाहजहां ने बहादुर और जमींदार की उपाधि त्रिमल चंद को दी थी, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, पिथौरागढ़ स्थित एक हथिया देवाल का निर्माण किस चंद राजा ने करवाया था? देखिए, आपका जो एक हथिया देवाल है ये पिथौरागढ़ में है और इसका निर्माण बाज बहादुर चंद के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, यह जो एक हथिया देवाल है इसे एलोरा का जो कैलाश मंदिर है उसके समान माना जाता है। तो क्वेश्चन बन सकता है, एलोरा के कैलाश मंदिर के समान किसे माना जाता है? तो एक हथिया देवाल, जिसे बाज बहादुर चंद ने बनाया, जो कि पिथौरागढ़ में स्थित है। एक और है आपका एक हथिया नौला, जिसका निर्माण जो जगन्नाथ मिस्त्री और उनकी बेटी थी कस्तूरी, उन्होंने करवाया और वो आपके चंपावत में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट है, नेपाल पर आक्रमण करने वाला दूसरा चंद शासक कौन था? पहला चंद राजा हम बात कर चुके हैं, भारती चंद। नेपाल पर आक्रमण करने वाला दूसरा चंद राजा था उद्योग चंद। ठीक है, अब उद्योग चंद को लेकर आपको 2-3 बातें याद रखनी है। पहला, ये दूसरा चंद राजा था जिसने नेपाल पर आक्रमण किया। नेपाल यानी कि जिसको उस समय हम डोटी कहते थे, तो डोटी पर इसने आक्रमण किया। वहां का राजा था देवपाल। ठीक है, डोटी का शासक कौन था? देवपाल। देवपाल के साथ उद्योग चंद ने एक संधि करी, जिसको हम कहते हैं खैरागढ़ी की संधि। ठीक है, ये पूछा जाता है खैरागढ़ी की संधि किस किस के बीच हुई? उद्योग चंद और देवपाल के बीच में ये संधि 1688 में हुई थी। एक क्वेश्चन तो आपको ये वाला याद रखना है कि खैरागढ़ी की संधि किस किस के बीच हुई? उद्योग चंद और देवपाल। देवपाल कौन है? डोटी का शासक। दूसरा प्रश्न जो आपको उद्योग चंद से याद रखना है कि इसी को जो एक इतिहासकार हैं रुद्रदत्त पंत, उन्होंने उद्योग चंद को तपस्वी शासक कहा है। ठीक है, तो तपस्वी शासक किसे कहा गया है? उद्योग चंद को। किसने कहा? रुद्रदत्त पंत जी ने। ठीक है, चलिए,
अल्मोड़ा में नंदा देवी मूर्ति स्थापित किसने करी थी? तो देखिए नंदा देवी जी की मूर्ति को अल्मोड़ा में स्थापित करने का जो श्रेय जाता है वो ज्ञानचंद द्वितीय को जाता है। ज्ञानचंद प्रथम कौन है? गरुड़ ज्ञानचंद, ठीक है। ज्ञानचंद द्वितीय है जो अल्मोड़ा में जिसने नंदा देवी की मूर्ति को स्थापित किया था, ठीक है। इसने बधानगढ़ के ऊपर आक्रमण किया था और वहां से ये मूर्ति लाया था और इसको फिर इसने अल्मोड़ा में स्थापित करवाया था, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ज्ञानचंद द्वितीय के अलावा और दूसरा कौन सा राजा था जिसने जो नंदा देवी की मूर्ति लेकर आया था? वो था बाज बहादुर चंद। तो आपको दोनों नाम याद रखने हैं। नेक्स्ट है, किस चंद राजा के काल को कुमाऊं का स्वर्ण काल कहा जाता है? तो किस चंद राजा के काल को कुमाऊं का स्वर्ण काल कहा जाता है? वो है जगत चंद। जगत चंद का काल आपको याद होना चाहिए 1708 से लेकर 1720 तक। इंपॉर्टेंट है टाइम पीरियड, क्योंकि इसी के काल को कुमाऊं का स्वर्ण काल कहा जाता है, ठीक है। और एक और प्रश्न जगत चंद को लेकर पूछा जाता है कि इसी ने जुए पर टैक्स लगाया था। तो जुए पर टैक्स लगाने वाला यानी कि जुआ खेलने पर टैक्स लगाने वाला कौन था? वो था जगत चंद। तो अगर आपको प्रश्न बने जुआ खेलने पर, जुआरियों पर, जुए पर किसने टैक्स लगाया था? जगत चंद ने। और इसी के काल को कुमाऊं का स्वर्ण काल कहा जाता है। नेक्स्ट है, अल्मोड़ा में चौमहला महल किसने बनाया था? देखिए अल्मोड़ा में चौमहला महल यह बनवाया था कल्याण चंद ने। यह आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, कुमाऊं का मोहम्मद तुगलक किसे कहा जाता है? तो देखिए कुमाऊं का मोहम्मद बिन तुगलक ये कहा जाता है देवी चंद को। किसने कहा था? तो देवी चंद को कुमाऊं का मोहम्मद बिन तुगलक एटकिंसन के द्वारा कहा गया था, ठीक है। किसके द्वारा कहा गया था? एटकिंसन के द्वारा। एक और चीज आपको ध्यान रखनी है, इसी देवी चंद को इसके बारे में ये कहा था कि ये विक्रमादित्य बनना चाहता था लेकिन ये नहीं बन पाया। ये किसने कहा? तो ये कहा था इसके बारे में बद्रीदत्त पांडे ने, ठीक है। तो देवी चंद को कुमाऊं का मोहम्मद बिन तुगलक कहते हैं। विक्रमादित्य ये बनना चाहता था, नहीं बन पाया। इसके अलावा कुमाऊं का रंगीला बादशाह भी देवी चंद को कहा जाता है, ठीक है। तो ये सारे उपनाम आपको याद रखने हैं। आपने मुझे कमेंट करके बताना है गढ़वाल का मोहम्मद बिन तुगलक किसे कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, अंतिम चंद राजा कौन था? देखिए अंतिम चंद राजा महेंद्र चंद था। महेंद्र चंद जो था मोहन चंद यानी कि जो मोहन गुसाई था उसका बेटा था। और महेंद्र चंद 1790 में इसका एक युद्ध होता है गोरखाओं के साथ, हवाला बाग का युद्ध, ठीक है। 1790 में छोटा सा युद्ध होता है, उसमें महेंद्र चंद पराजित हो जाता है और गढ़वाल से कुमाऊं से चंद वंश खत्म हो जाता है और कुमाऊं में गोरखाओं का शासन स्थापित हो जाता है। तो अंतिम चंद राजा महेंद्र चंद था, यह आपको ध्यान रखना है। कौन से युद्ध में? ये गोरखाओं से हारा, तो 1790 का हवाला बाग का युद्ध, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, किस चंद राजा ने त्रिवेणिक धर्म निर्णय नामक ग्रंथ की रचना करी थी? यह जो ग्रंथ है त्रिवेणिक धर्म निर्णय, इसको लिखा है रुद्रचंद ने। इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा रुद्रचंद ने एक और ग्रंथ लिखा है उषा रुद्र गोदिया, ठीक है। उषा रुद्र गोदिया, यह ग्रंथ भी रुद्रचंद का है। और एक और ग्रंथ है जो आखेट है, पक्षी आखेट, उसके ऊपर आधारित है, जिसका नाम है सैनिक शास्त्र, ठीक है। तो इस ग्रंथ को भी रुद्रचंद के द्वारा लिखा गया है। हालांकि किताब में कहीं पर आपको रूपचंद का नाम देखने को मिलता है, लेकिन माना जाता है कि रूपचंद और रुद्रचंद दोनों एक ही नाम है। तो आपको याद रखना है ये त्रिवेणिक धर्म निर्णय, उषा रुद्र गोदिया और सैनिक शास्त्र किसकी रचनाएं हैं? रुद्रचंद की रचनाएं हैं। नेक्स्ट है, कल्याण चंद्रोदयम की रचना किसने करी थी? तो कल्याण चंद्रोदयम, इसकी रचना कवि शिव के द्वारा की गई थी, ठीक है। शिव कवि के द्वारा की गई। चंद राजाओं का राज्य चिन्ह क्या था? जो चंद शासक थे इनका राज्य चिन्ह थी गाय, ठीक है। गाय इनका राज्य चिन्ह था और चंद राजा शिव के उपासक थे, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, कुमाऊं में ग्राम प्रधान या मुखिया की नियुक्ति करने की परंपरा किसके काल में शुरू हुई थी? तो कुमाऊं में ग्राम प्रधान की नियुक्ति शुरू किसने करवाई थी? तो चंद राजाओं के द्वारा ही इसे शुरू किया गया था। और ये क्वेश्चन
पेपर में पूछा जा चुका है। ठीक है, अल्मोड़ा स्थित खगमरा किले का निर्माण किसने करवाया था? तो देखिए कुछ किले हैं यहाँ पे, इनको देख लेते हैं और फिर इस वीडियो का एंड हम यहाँ पे करेंगे। देखिए अल्मोड़ा का जो खगमरा का किला है, इसका निर्माण राजा भीष्मचंद के द्वारा कराया गया था। ठीक है, कहाँ है खगमरा का किला? अल्मोड़ा में है, और ये क्वेश्चन भी पेपर में पूछा जा चुका है। किस किले को फोर्ट मोएरा भी कहा जाता है? तो फोर्ट मोएरा का किला यह लाल मंडी किले को कहा जाता है, और यह भी आपके अल्मोड़ा में स्थित है। राजबुंगा का किला कहाँ स्थित है? तो देखिए राजबुंगा का किला जिसका निर्माण सोमचंद के द्वारा करवाया गया था, कहाँ है ये? आपके चंपावत में स्थित है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। गोरखा कालीन नेथड़ा का किला कहाँ स्थित है? तो नेथड़ा का किला इसे गोरखा काल का माना जाता है, और यह भी आपके अल्मोड़ा जनपद में स्थित है। नेक्स्ट है, चंपावत स्थित बाणासुर किला को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? तो बाणासुर का किला कहाँ है? बाणासुर का किला आपके चंपावत के लोहा घाट में है, और स्थानीय भाषा में इसे मारकोट का किला कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। ऐसा पूछा जा सकता है कि मारकोट का किला कहाँ है, डायरेक्ट ऐसे ही पूछ लेगा। तो मारकोट का किला आपके चंपावत लोहा घाट में है, और इसी का फेमस नाम है बाणासुर का किला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, और आज का अंतिम प्रश्न है, चंपावत स्थित गोला चौड़ किले का निर्माण किसने कराया था? तो गोला चौड़ का किला ये कहाँ है? ये आपके चंपावत में है, और इस किले का निर्माण राजा गौरील के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, इसके अलावा सिरमोही का किला एक और है, वो भी आपके चंपावत जिले में स्थित है। ठीक है, सिरमोही का किला, देखिए गोला चौड़ भी आपके चंपावत में है, और एक और आपको याद रख लेना है, सिरमोही का किला ये भी आपके चंपावत में स्थित है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा उत्तराखंड परीक्षा वाणी सीरीज का। आज हमने पार्ट 3 यहाँ पर देखा, और पूरी परीक्षा वाणी को वन लाइनर के रूप में हम इस सीरीज के अंदर कवर करेंगे, और यहाँ से आप जब पूरे जो परीक्षा वाणी है उसे वन लाइनर के फॉर्मेट में कवर कर देंगे, तो आपको पता चलेगा परीक्षा वाणी से कितने सारे क्वेश्चन आपके बनते हैं, और कितने सारे क्वेश्चन आपके पेपर में बन चुके हैं। क्योंकि काफ़ी सारे जो फ्रेशर्स होते हैं, जो काफ़ी समय से तैयारी नहीं कर रहे हैं, उनको लगता है कि परीक्षा वाणी से क्वेश्चन बनते ही नहीं है। तो अगर आप पूरी सीरीज को वन लाइनर के फॉर्म में देखेंगे, क्वेश्चन के फॉर्म में क्वेश्चन बना बना कर देखेंगे, जैसे हम इस सीरीज में अभी तक 150 क्वेश्चन को कवर कर चुके हैं, तो अब आप देखेंगे कि आपके कितने सारे क्वेश्चन इसी किताब से बनते हैं, और यहीं से आपके कितने अभी तक बन चुके हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको ये सीरीज पसंद आ रही होगी। अगर आपको ये आज का वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसा लगा।